देखिए बच्चों, आपको जब भी कैपिटल गेन रिवाइज करना है तो सबसे पहले सेक्शन 45(1), 45(1)(a), 45(2), 45(3), 45(4), 45(5), 45(5)(a), 46(1)(2), 46(a। एक तो ये सेक्शन है। एक सेक्शन है 47, 48, 48 का सेकंड प्रोविजो, थर्ड प्रोविजो। उसके बाद 49, 50, 50(a), 50(b), 50(c), 51, 54, 54(b), 54(d), 54(ec), 54(f), 55(1), 55(2). उसके बाद जो आउटसाइडर आते हैं 214, 247, सेक्शन 112, 112(a), 111(a), 115(qa), 1034(a और सेक्शन 1037। ये तुम्हारे कैपिटल गेन के सेक्शंस हैं। ठीक है। सबसे पहले कैपिटल गेन कब लगता है, तो चार्जिंग सेक्शन आपको पढ़ना चाहिए। कैपिटल गेन कब लगता है? देयर मस्ट बी असर्ट्स, असर्ट होनी चाहिए। असर्ट क्या होनी चाहिए? कैपिटल असर्ट होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए? ट्रांसफर होना चाहिए उन लोगों को छोड़कर जिनका नाम सेक्शन 47 में आ रखा है। उन लोगों को छोड़कर जिनका नाम 47 में आ रखा है। अगर ये चारों बातें पूरी हो जाती है तो जिस साल क्या होता है, ट्रांसफर होता है, बताओ उस साल क्या लगता है? कैपिटल गेन। हाउएवर कुछ केस है, ये वाला केस, जब असेट डिस्ट्रॉय हो जाए या कैपिटल असेट का कन्वर्जन स्टॉक इन ट्रेड में हो जाए या कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाए या जब आप अंडर द जॉइंट डेवलप एग्रीमेंट अपनी लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर करते हैं या कंपनी और लिक्विडेशन पे जाती है, तो यहाँ कैपिटल गेन किसी और साल लगता है। अदरवाइज कैपिटल गेन कब लगता है? ट्रांसफर वाले साल। ओके सर। कैपिटल असेट किसे कहते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, चाहे बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो। मतलब एक तरह तो सब कैपिटल असेट्स है। किसको छोड़कर? रूरल एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर, स्टॉक इन ट्रेड को छोड़कर, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड 1919 को छोड़कर, और एक पर्सनल इफेक्ट जो आप और आपका परिवार यूज करता है। हाउएवर, है ना, लैंड और बिल्डिंग, ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, आर्ट वर्क, स्कल्पचर्स, ये वैसे तो पर्सनल इफेक्ट है बट इनको माना नहीं गया है। इसका मतलब इनको बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा। तो पहले हमने ये पढ़ा और ये पढ़ा। ठीक है। तो कैपिटल सर्च का अगर ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर किसे कहते हैं? सेल को भी ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है। एक्सचेंज को भी ट्रांसफर करते हैं। रिलिंक्विशमेंट को भी ट्रांसफर बोलते हैं। डिस्ट्रॉय हो गया उसको भी ट्रांसफर बोलते हैं। कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया उसको भी ट्रांसफर बोलते हैं। कैपिटल सेट का स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया उसको भी ट्रांसफर बोलते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड को रिडीम हो गया उसको भी ट्रांसफर बोलते हैं। पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसको भी ट्रांसफर बोलते हैं। तो कैपिटल सेट का अगर क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर वाले साल कैपिटल गेन लगेगा। तो हमने ये पढ़ा और ये पढ़ा। अब नाउ क्वेश्चन उठता है, हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं? तो इसको निकालने के लिए हमारे पास दो सेक्शन है। सेक्शन 48, सेक्शन 50/50(a) और एक आता है सेक्शन कौन सा? 50(b), स्लम सेल। तो बच्चों, अगर डेप्रिशिएबल एसेट्स है तो कैपिटल गेन निकालने का तरीका अलग होता है जो आप बीएनपी चैप्टर में पढ़ते हैं। अगर आपने सभी एसेट्स को सिंगल प्राइस पे बेच दिया लम सम में, तो स्लम सेल का कैपिटल गेन निकालने का तरीका क्या होता है? अलग होता है। और जो नॉन डेप्रिशिएबल होती है उसका कैपिटल गेन निकालने का तरीका अलग होता है। तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स में हम एसेट को दो पार्ट में बांट देते हैं। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स
और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। शॉर्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है, सेल कंसिडरेशन, वो ले लो, इसमें से क्या लेस कर दो, ऑल ट्रांसफर एक्सपेंसेस, वो माइनस कर दो, ठीक है, वो तुम्हारी क्या आ जाएगी, नेट कंसिडरेशन, नेट कंसिडरेशन आ जाएगा, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दो और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका क्या, कैपिटल गेन, ठीक है। और फिर अगर आप नोटिफाइड जगहों में इन्वेस्ट कर देते हो सेक्शन 54 से लेके 54 जीबी में, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। लॉन्ग टर्म में भी ऐसे ही करते हैं, बस कॉस्ट की जगह क्या लेस होता है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है, लेस होता है, बाकी एग्जेम्पशन मिल जाती है और गेन निकाल लेते हैं। सर कैसे पता चलेगा कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, अगर असेट्स को 36 मंथ के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म होता है, 36 मंथ के अंदर बेचोगे तो बताओ शॉर्ट टर्म होता है। हाउएवर अनलिस्टेड शेयर्स और लैंड और बिल्डिंग के लिए 24 मंथ देखते हैं और लिस्टेड सिक्योरिटी के लिए 12 महीने देखते हैं। ओके बच्चों, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर जितनी भी एसेट होती है, इन वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल। तो हम कुछ एसेट जो होती है उनके लिए लॉ में अलग अलग नियम बने हुए हैं, अलग अलग नियम। तो कुछ एसेट्स के लिए लॉ में कुछ बातें अलग अलग है, तो मैं उन एसेट्स को अलग अलग ले लेता हूं। एक तो सबसे पहले ले लेता हूं क्या, शेयर्स, ओरिजिनल शेयर्स। एक मैं ले लेता हूं राइट शेयर्स। एक मैं ले लेता हूं बोनस शेयर्स। एक मैं ले लेता हूं बॉन्ड और डिवेंचर। एक मैं ले लेता हूं सेल्फ जनरेटेड एसेट्स। एक मैं ले लेता हूं लैंड एंड बिल्डिंग। और बाकी जो भी एसेट बच गई, बाकी जो भी बच गई अदर। सबसे पहला फॉर्मूला है, सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब क्या होता है। तो हमारा ध्यान रखना, जितने में बेचा वो सेल है, जितने में बेचा वो सेल है, जितने में बेचा वो सेल है, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। बट जब लैंड और बिल्डिंग का मैटर आएगा, जितने में बेचा और एसवी की वैल्यू, अगर वेरिएंस 10% से ज़्यादा है, विच एवरेज हायर, अगर वेरिएंस 10% से ज़्यादा है तो फिर हम विच एवरेज हाई लेंगे, अदरवाइज एक्चुअल लेंगे। ये सेक्शन 50C बोलता है। तो मान लीजिए एक्चुअल 1 लाख है, मतलब एक्चुअल सेल कंसेशन कितना है, 4 लाख रुपए है, 40 लाख रुपए है, और एसबीआई की वैल्यू 42 लाख है। तो बच्चों यहाँ पे 40 लाख का 5%, 40 लाख का 10% कितना होता है, 4 लाख रुपए होता है। तो वेरिएंस केवल कितना है, 10% से कम है, तो 40 लाख ही आंसर होगा। लेकिन अगर मान लो एसबीआई की वैल्यू 45 लाख है, तो वेरिएंस ज़्यादा है, तो वो आंसर होगा यहाँ पे। अगर मान लो आप एसबीआई की वैल्यू से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप एओ के पास जाओ, एओ उस मामले को कहाँ भेज देगा, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास भेज देगा। अब असेसी बता रहा है 40, एसबीआई की वैल्यू है 45, वैल्यूएशन ऑफिसर मान लो 38 ही बताता है। अगर वो कम बताता है तो असेसी की वैल्यू ले लो, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर 50 बताता है तो एसबीआई की वैल्यू ले लो, अगर वो बीच की कोई वैल्यू बताता है तो वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू ले लो। अगर मान लो डेट ऑफ रजिस्ट्री के दिन एसबीआई की वैल्यू अलग है और डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन एसबीआई की वैल्यू अलग है, तो ना क्वेश्चन उठता है कौन सी वैल्यू लेंगे। तो ध्यान रखना, वैसे तो रजिस्ट्री वाले के दिन की लेंगे, लेकिन अगर एग्रीमेंट पहले हो रखा है और एग्रीमेंट के दिन थोड़ा या कुछ भी पैसा एडवांस में आ गया अदर देन कैश, तो फिर अपन एसबीआई की वैल्यू किस दिन की लेंगे, डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन की लेंगे। किस दिन की लेंगे, डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन। ओके सर। फिर आता है ट्रांसफर एक्सपेंसेस। सारे ट्रांसफर एक्सपेंसेस लेस होते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को छोड़कर, सारे होते हैं। और शेयर बाजार में जब आप स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से आप बेचते हो तो एसटीडी लगता है, तो वो अलाउड नहीं होता। बाकी सब क्या होते हैं, आपको क्या होते हैं, अलाउड होते हैं। ये ध्यान रखना। कॉस्ट का मतलब क्या होता है ना, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जितने में खरीदा वो हमारी कॉस्ट होती है, जितने में खरीदा वो हमारी कॉस्ट होती है, जितने में खरीदा वो हमारी क्या होती है बच्चों, कॉस्ट होती है। ओके सर। अब
1 अप्रैल 1 से कट ऑफ डेट है, इससे बाद बाय किया, तो बताओ कॉस्ट क्या होगी? जितने में खरीदा, एक्चुअल, है ना, एक्चुअल। बोनस शेयर फ्री में आते हैं, तो एक्चुअल क्या होगी बच्चों? जीरो होगी, जीरो होगी। बॉन्ड और डिवेंचर एक्चुअल। सेल्फ जनरेटेड खुद ने बनाई है, तो खुद ने बनाई है तो जीरो, और परचेज किया है तो एक्चुअल। लैंड और बिल्डिंग के केस में एक्चुअल, और अदर के केस में भी एक्चुअल। बोलो बच्चों, यहां तक की बात समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद अगर आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले असेट्स को बाय की है, तो कॉस्ट क्या होगी? एक्चुअल, और 1/4/2001 की एफएमबी। एक्चुअल 1/4/2001 की एफएमबी। एक्चुअल जीरो ही होगी, और 1/4/2001 की क्या? एफएमबी। ओके। बॉन्ड और डिवेंचर एक्चुअल, और 1/4/2001 की एफएमबी। जो सेल्फ जनरेटेड एसेट होती है, अगर 1 अप्रैल से पहले भी है तो जीरो, और परचेज किए तो एक्चुअल। यहाँ कंपेयर नहीं करते, ये कंपेयर नहीं करते। और अगर लैंड और बिल्डिंग का मामला है तो, है ना, एक्चुअल वो ले लो, और 1/4/2001 की एफएमबी, और 1/4/2001 की एसबीए। इन दोनों में से जो लोअर है और इन दोनों में से जो हायर है वो लेंगे, और अदर के केस में एक्चुअल और 1/4/2001 की क्या? एफएमबी, ये हम लेंगे। ओके सर, ये भी बात समझ में आ गई, है ना। इंडेक्स, इंडेक्शन, लॉन्ग टर्म पे आप इंडेक्स करते हैं। शेयर और डिवेंचर भी किस पे भी करेंगे? इस पे भी करेंगे, इस पे भी करेंगे। बॉन्ड और डिवेंचर पे हम इंडेक्शन नहीं करते, बाकी सब पे करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस टेबल के माध्यम से आप कोई भी कैपिटल गेन लगा लेंगे, बट एक प्रोविजन जो डेडिकेटली शेयर्स पे लगता है, शेयर्स पे। अगर मान लो शेयर्स जो है वो खरीदे, है ना, अब देखो शेयर्स, अब देखो कैपिटल गेन के रेट बात करते हैं, पहले गेन की बात करते हैं, टैक्स रेट की बात करते हैं। टैक्स रेट क्या होगी? ठीक है, एनी लॉन्ग टर्म पे सेक्शन 112 लगेगा, 20 लगेगी, और एनी शॉर्ट टर्म पे नॉर्मल रेट से टैक्स लगता है। ठीक है, तो लेकिन ध्यान रखना, अगर शेयर्स खरीदे और बेचे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से है, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से है, खरीदते समय और बेचते समय एसटीडी लगा है, तो लॉन्ग टर्म हुआ, और एक क्या हुआ? शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म हुआ तो 112 ही लगेगा, शॉर्ट टर्म हुआ तो 111 ही लगेगा। रेट लगेगी 15, रेट लगेगी 10। जब 112 ए लगेगा तो आपको इंडेक्शन नहीं करना है, और जब आप टैक्स निकालेंगे उस टाइम 1 लाख रुपए की क्या मिलेगी? एग्जिबिशन मिलेगी। तो ये जो मैंने टेबल बनाई वो ये मान के किया है कि एसटीटी नहीं लगा, लेकिन ध्यान रखना, अगर खरीदते समय बेचते समय एसटीडी लगा है तो दो सेक्शन फोर्स में आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए 112 और शॉर्ट टर्म के लिए 111 ए। रेट लगेगी 10, रेट लगेगी 15, इंडक्शन नहीं करेंगे, और टैक्स निकालते समय 1 लाख रुपए की क्या मिलेगी? एग्जेम्पशन मिलेगी। एक ध्यान बात और रखना, जब 112 ए लगेगा, 112 ए लगेगा, और शेयर्स आपने 31 जनवरी 18 से पहले बाय किए हैं, उस केस में कॉस्ट क्या होगी? एक्चुअल वो ले लो, फिर सेल प्राइस वो ले लो, और 31 जनवरी 18 की एफएमबी ले लो। इन दोनों में से जो क्या है, लोअर है, वो ले लो, और इन दोनों में से जो हायर है वो हमारी क्या होगी? कॉस्ट होगी। इसको हम ग्रैंडफादर रूल बोलते हैं, ग्रैंडफादर रूल। ये तभी लगेगा ये रूल जब आपने शेयर 31 जनवरी 18 से पहले खरीदे हैं। तो अगर आपने शेयर्स 31 जनवरी 18 से पहले खरीदे हैं, और खरीदते समय और बेचते समय एसटीडी लगाए, तो बताओ कॉस्ट क्या होगी? एक्चुअल, सेल प्राइस, और 31 जनवरी की मार्केट वैल्यू, इन दोनों में से लोअर और फिर हायर ले लो। हाँ, अगर शेयर 31 जनवरी 18 से पहले खरीदे और एक अप्रैल 2001 से पहले भी खरीदे हैं, तो फिर वहां पे वो हम करते हैं ना, 1 अप्रैल 2001 की एफएमबी, इन दोनों में से हायर वो आ जाएगा, और फिर आगे की चीज हमको ये करनी है। बच्चों, इस टेबल के माध्यम से आपने ये सारे सेक्शन जो थे, बताओ वो सारे कवर कर लिए। ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कवर कर लिया, और ये भी कवर कर लिया, 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 और ये भी कवर कर लिया, है ना। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कैपिटल नेचर के खर्चे की जो कॉस्ट होती है वो हम लेते हैं, लेकिन अगर इंप्रूवमेंट आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले किया है तो उसको हम कंसिडर नहीं करते। तो बच्चों, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो पहला पार्ट यही बताया था
एक ध्यान रखना, राइट शेयर, राइट शेयर हम सस्ते में खरीदते हैं, जितने में खरीदा वही हमारी कॉस्ट है। अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा तो कॉस्ट और 1 अप्रैल की वैल्यू विच एवर इज हायर ना। लेकिन ध्यान रखना, अगर हम हमारा राइट शेयर किसी और के फेवर और को किसी को बेच देते हैं, उस पर भी कैपिटल लगेगा। उस केस में कॉस्ट क्या होगी? जीरो, क्योंकि हमारे पास राइट ऑफर फ्री में आया था। और जिसने हमसे राइट ऑफर खरीदा उसके लिए कॉस्ट क्या होगी? जितना हमको पे किया, जितना हमको पे किया और प्लस जितना कंपनी को पे किया वो लेना है। तो बस ये मैंने आपको पार्ट 1 बताया, फिर मैंने आपको पार्ट 1 के क्वेश्चन कराए। फिर बच्चों हम आए पार्ट 2 पे। हम बोलते हैं जिस साल आपने ट्रांसफर किया उस साल टैक्स लगता है, लेकिन अगर 4 कारणों से असेट डिस्ट्रॉय हो जाए और इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिले, तो मान लो डिस्ट्रॉय हो गई 16-17 में और कंपनसेशन मिला 20-21 में, तो ट्रांसफर तो हम 16-17 में ही मान लेंगे, होल्डिंग पीरियड 16-17 तक लेंगे, सीआईए ऑफ द ईयर और ट्रांसफर 16-17 का लगेंगे, बट टैक्स इस साल लगेगा जब पैसा मिला। अगर हम कैपिटल सेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, मान लो 16-17 में हमने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया और 21-22 में स्टॉक को बेच दिया, तो उस केस में ट्रांसफर तो हम 16-17 को ही मान लेंगे, लेकिन कैपिटल गेन कब लगेगा? जब स्टॉक को बेचा। जब स्टॉक को बेचेंगे तो 2 गेन लगेंगे, एक तो बीएनपी और एक क्या? कैपिटल गेन। बीएनपी कैसे निकालेंगे? सेल, जितने में स्टॉक को बेचा और जिस दिन आपने कन्वर्ट किया था उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू कॉस्ट होगी, बीएनपी का गेन आ जाएगा। और कैपिटल कैसे निकालेंगे? कन्वर्जन वाले दिन की फेयर मार्केट वैल्यू और जो भी आपकी कॉस्ट होती है इंडेक्स करके वो आपका गेन आएगा। ये हमने बताया था। एक पार्टनर अगर फर्म को असेट देता है तो पार्टनर के हाथ में टैक्स लगेगा, लेकिन सेल कंसीडर होगा वैल्यू रिकॉर्डेड बाय फर्म। अगर एक फर्म पार्टनर को देती है तो फर्म के हाथ में टैक्स लगेगा। फर्म के लिए सेल कंसीडर क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू। अगर किसी एसेट्स का कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाता है अंडर एनी लॉ, तो जैसे मान लो कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया 16-17 में, तो ट्रांसफर तो 16-17 में ही लगेगा, लेकिन टैक्स तब लगेगा जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हो। तो मान लो गवर्नमेंट ने बोला हम आपको 50 लाख देंगे, 17-18 में 10 लाख, 18-19 में 20 लाख और 19-20 में 20 लाख, तो ट्रांसफर तो 16-17 में ही मान लेंगे, बट टैक्स कब लगेगा? जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगी। तो यहीं हम पूरा कंसेशन ले लेंगे, यहाँ टैक्स लगेगा। अगर आप ओरिजिनल कंपनसेशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप इनहांस कंपनसेशन ले सकते हैं। इनहांस कंपनसेशन में टैक्स लगेगा जब जब मिला। कॉस्ट क्या होगी? जीरो, क्योंकि हम ओरिजिनल के टाइम ही पूरी लेस कर चुके थे। और नेचर ऑफ गेन क्या होगा? जो ओरिजिनल का था। फर्दर अगर एडिशनल कंपनसेशन जो इनहांस कंपनसेशन पे कोई ब्याज मिले तो बच्चों ब्याज अदर सोर्स में जाएगा, रिसिप्ट बेसिस पे टैक्स लगेगा और 50% का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ऐसी बातें हमने यहाँ पढ़ी थी। अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ अंडर द जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट अपनी लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर कर दे, तो ट्रांसफर तो तभी मान लेंगे जब आपने एग्रीमेंट किया, लेकिन टैक्स उस साल लगेगा जिस साल बिल्डिंग कंप्लीटेशन का सर्टिफिकेट मिला। तो उस केस के अंदर जैसे आपने लैंड और बिल्डिंग 16-17 में दे दी और बिल्डिंग कंपनी का सर्टिफिकेट मिला 20-21 में, तो होल्डिंग पेड तो 16-17 तक का ही लेंगे, लेकिन जिस दिन सर्टिफिकेट मिला उस दिन गेन निकालेंगे। अब गेन कैसे निकालेंगे? जो आपको एग्रीमेंट के तहत जो कंसिडरेशन मिला वो ले लो, प्लस जो बिल्डर ने आपको फ्लैट दिए उनकी एसबी बिल ले लो, उन दोनों का टोटल लगा लो, वो आपके लिए सेल कंसिडर हो गया और जो आपकी लैंड थी वो आपकी कॉस्ट हो गई। अब ये तो निकल गया गेन लैंड का। अब भविष्य में जब आप बिल्डिंग बेचोगे, क्योंकि अब आपके पास फ्लैट आ गए, उसकी कॉस्ट क्या होगी? तो जो जमीन की सेल कंसिडरेशन था वो बिल्डिंग की क्या हो जाएगी? कॉस्ट हो जाएगी। ये बातें मैंने आपको बताई। फिर बच्चों बायबैक ऑफ शेयर्स। अगर बायबैक के ये 3 सेक्शन होते हैं, ये और ये, अगर लिस्टेड शेयर का बायबैक कंपनी करती है तो शेयर होल्डर के हाथ में तो गेन क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा। कंपनी के हाथ में कैपिटल टैक्स लगेगा। कैसे? बायबैक प्राइस माइनस इश्यू प्राइस बाय द कंपनी इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, और इस पर वो 23.072% की रेट से क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। ये हमने पढ़ा था कि उसके हाथ में, तो शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट होगा, उसके हाथ में टैक्स लगेगा। हम बोलते हैं कि कंपल्सरी एक्विजिशन अगर होता है तो टैक्स लगता है, लेकिन अगर इंडिविजुअल एचयूएफ की अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का जो पिछले 2 साल से एग्रीकल्चर पर्पज के काम में ले रहा था, अगर उसका कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाए तो वो गेन क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है। बच्चों ऐसे करके मैंने आपको पार्ट 2 पढ़ाया था, तो आपको पार्ट 1 पढ़ना है और पार्ट 2 पढ़ना है। उसके बाद फिर अपन पार्ट 3 के बारे में कल बात करेंगे कि पार्ट 3 के अंदर और पार्ट 4 के अंदर कैसे होता है। ठीक है? अब आप लोग अपने डाउट पूछिए।